Krishna Arts Education. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, उसका 5वां पार्ट तत्वों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इसमें हम आपके साथ 1 से लेकर 18 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और यह वीडियो इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? जो आवर्त सारणी का उदर्ग स्तंभ होता है उसको क्या कहा जाता है? ए वर्ग, बी आवर्त, सी अपरूप और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ होते हैं उनको वर्ग के नाम से जाना जाता है, उनको वर्ग कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ग। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि जो आवर्त सारणी होते हैं उनको वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं उस प्रथम वर्ग के सदस्य को किस नाम से जाना जाता है? ए अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, सी अक्रिय गैस या डी मिश्र धातु। तो जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वे हमेशा क्षारीय धातु होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। जो आवर्त सारणी में शून्य समूह होता है उसका तत्व इनमें से कौन सा है? ए एच, बी एच जी, सी CO2 और डी Cl2। तो जो आवर्त सारणी का शून्य समूह होता है उसमें एक तत्व पाया जाता है Hg, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Hg हीलियम। क्योंकि आवर्त सारणी का जो शून्य समूह होता है उनमें इन चारों में से सिर्फ एक ही ऐसा तत्व है Hg जो उस शून्य समूह में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Hg। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? जो मीथेन होता है उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। ये बंधन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि जो मीथेन होता है उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो हमने लगता है ये अम्ल क्षार वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था कि जो मीथेन होते हैं उसमें 4 सहसंयोजक बंधक होते हैं। तो इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है उसमें जो तत्वों का वर्गीकरण होता है उसका आधार क्या होता है? ए परमाणु आयतन, बी परमाणु घनत्व, सी परमाणु द्रव्यमान और डी परमाणु संख्या। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है उसमें जो तत्वों का वर्गीकरण होता है वह परमाणु संख्या का आधार होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु संख्या। क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार है वह परमाणु संख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु संख्या। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। एक अमोनिया नामक पदार्थ होता है और उसके अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु पाए जाते हैं। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो अमोनिया के अणु होते हैं उसमें नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की जो संख्या है उसका अनुपात क्या है? ए 2:1, बी 1:2, सी 1:3 और डी 3:1। तो उसमें नाइट्रोजन 1 अनुपात होता है और हाइड्रोजन 3 अनुपात होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:3।
क्योंकि अमोनिया के जो अणु होते हैं उसमें नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है 1:3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:3। लोहे की परमाणु संख्या है। जो लोहा होता है यह एक प्रकार का धातु है, मेटल है। तो लोहे का जो परमाणु संख्या होता है वह क्या होता है? A23, B26, C25 और D24। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 26। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या, जो ये वर्गों की संख्या है इसी को ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या भी कहा जाता है, तो वह होती है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है? A9, B18, C11 और D10। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें वर्गों की संख्या 18 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। यह एक प्रकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें वर्गों की संख्या 18 होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। जो ओजोन होता है उसके एक अणु में ऑक्सीजन की जो परमाणु होती है वह कितने परमाणु की संख्या होती है? तो ओजोन एक ऐसा पदार्थ का नाम है जिसमें ऑक्सीजन के अणु पाया जाता है। तो जो ऑक्सीजन के अणु होता है उसके परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? A1, B2, C3 और D4। तो ओजोन के जो अणु होते हैं उसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हमेशा 3 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 3। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी को ही कहा जाता है क्षैतिज पंक्तियाँ। इस क्वेश्चन में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियाँ होते हैं, या फिर इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो इस आवर्त को ही क्षैतिज पंक्तियाँ के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आवर्त सारणी होती है उसमें कितने आवर्त होते हैं? A5, B6, C7 और D4। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक तत्व का नाम है और इसमें पूछा जा रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है? ए अक्रिय तत्व, बी क्रियाशील तत्व, सी सक्रिय तत्व और डी उदासीन तत्व। तो जो हीलियम होता है वह एक प्रकार का अक्रिय तत्व होता है, वह किसी प्रकार की क्रिया किसी से नहीं करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अक्रिय तत्व। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अक्रिय। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इससे पहले ही आपने पढ़ा कि आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती है। इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन पहले ही आपने पढ़ा था। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो हमने अभी पढ़ा है कि 7 आवर्त होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एक त्रिक का नियम होता है और उसमें से पूछा जा रहा है कि ये जो त्रिक का नियम है वह निम्नलिखित में किसके द्वारा, ये वैज्ञानिकों का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा वह नियम प्रतिपादित किया गया अर्थात प्रकाशित किया गया। तो ए में दिया गया न्यूलैंड्स द्वारा, बी डोबे राइनर द्वारा और सी मेंडलीफ द्वारा और डी मोजले द्वारा। जो त्रिक का नियम है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि त्रिक का नियम डोबरे राइनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डोबे राइनर द्वारा। त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो डोबे राइनर द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डोबे राइनर द्वारा। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इससे पहले आपने जिस तरह पढ़ा त्रिक का नियम, उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है कि त्रिक का नियम तो डोबरे राइनर द्वारा प्रतिपादित किया गया, लेकिन जो अष्टक का नियम है यह इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए लोथर मेयर द्वारा, बी मेंडलीफ द्वारा, सी डोबे राइनर द्वारा और डी
न्यूलैंड्स द्वारा। तो अष्टक का नियम भी डोबे राइनर द्वारा ही दिया गया है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डोबे राइनर द्वारा। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो डोबे राइनर द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवृत्ति फलन होता है? एक मेंडलीफ का आवर्ती नियम है और उसके अनुसार जो तत्वों का गुणधर्म होता है वह इनमें से किसका आवर्ती फलन है? ए परमाणु संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु आयतन और डी परमाणविक आकार। तो जो मेंडलीफ का आवर्ती नियम होता है उसके अनुसार तत्वों का गुणधर्म इनमें से परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। क्योंकि मेंडलीफ ने एक आवर्ती का नियम दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो तत्वों का गुणधर्म होता है वह परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है? जो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक था, इससे पहले भी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है मेंडलीफ से रिलेटेड था। तो मेंडलीफ जो था उसने किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया? ए परमाणु संख्या, बी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, सी परमाणु द्रव्यमान और डी संयोजकता। तो जो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष के तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर, जो आवर्त सारणी होता है उसमें अगर किसी विशेष समूह में से जो तत्वों का विद्युत धनात्मक होगा वह अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होगा? ए बढ़ेगा, सी घटेगा, सी नियत रहेगा और डी अनियमित तरीके से परिवर्तित होता रहेगा। तो जो आवर्त सारणी होता है अगर उसमें से किसी भी समूह विशेष में से तत्वों का विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो वह हमेशा ही बढ़ेगा। अगर ऊपर से नीचे आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि वह हमेशा बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण अगर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वह बढ़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में, जो आवर्त सारणी होता है उसके किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? ए घटती जाती है, बी बढ़ती जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है और डी अनियमित तरीके से बदलती है। तो इसमें भी अगर आवर्त सारणी में से किसी आवर्त में अगर बाएं से दाने पर तत्वों के जो ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होगी वह हमेशा बढ़ती जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती जाती है। अगर आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में जो ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होती है वह हमेशा ही बढ़ती जाती है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस चैप्टर का 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक बारी रिपीट करके और देख लें, क्योंकि इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपके द्वारा यह वीडियो देखा हुआ रहेगा तो यह क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और इसके बाद एक सा नेक्स्ट पार्ट भी आएगा तो उस वीडियो में इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।